अस्सलामुअलैकुम तमाम ख़वातीनो हज़रात, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं लेके आ गई हूँ 2016 प्राइवेट का डेप्रिसिएशन। 2016 रेगुलर करवा दिया है, 2012 भी रेगुलर करवा दिया है। अब उसको ढूंढना मेरी पूरी वीडियोस में वो आपका काम है। अब हम यहाँ पर अगर आप बोलते हैं, अगर मेरे पास ये भी कमेंट आया कि भाई डाल दें आप लिंक में, तो भी मैं डालूंगी लिंक में, वरना मैं लिंक में नहीं डालूंगी। मेहनत का काम आपका फिर, ठीक है जी। अब बता देना यार, लिंक में डाल देना कि मुझे भी लगे कि कमेंट भी करते हो, ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है 2016 प्राइवेट का। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंपनी है या फिर कॉर्पोरेशन बोलो तो वो अल्फ़ा की है, जिसके अंदर हमारे पास दो मेथड है। हमारे पास एक है हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है हमारे पास डिमिनिशिंग बैलेंस। रिक्वायरमेंट में हमारे पास कुछ इस तरीके से कि हमारे को साल मतलब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है 2014, 2015, 2016 का। हमारे पास ये दिमाग में रखना है कि साल आखिरी हमारा खात्मा हो रहा है 31 साल का जो खात्मा हो रहा है हमारे पास 31 दिसंबर का, ठीक है, दिसंबर को। कभी कभार कुछ जो साल का जो खात्मा होता है वो जून को भी होता है, ठीक है, स्टार्टिंग जून से भी होती है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बता दिया हमारे को 31st ऑफ दिसंबर हमारे पास ईच ईयर का एंडिंग ईयर है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर सेकंड पे हमारे पास इन्होंने कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, वो अलग से हमने क्वेश्चन करना होता है, जिसमें हमारे पास कुछ ये है कि 1 मई 2016 को कंप्यूटर की जो कॉस्ट जो थी, जो 4,50,000 रुपये थी, जिसके अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो थी वो 3,69,000 थी, वो हमने एक्सचेंज कर दी एक नए कंप्यूटर के साथ, जिसकी हमारे पास प्राइस थी 3,20,000 रुपये, जबकि उसके ट्रेड इन अलाउंस जो कंप्यूटर के साथ, पुराने कंप्यूटर के साथ जो थी, वो तय पाई थी 99,000 रुपये। जिसके बाद हमारे को बनाना है जर्नल एंट्रीज, जिसमें हमारे पास एक को रिकॉग्नाइज़ करना है, जिसमें गेन एंड लॉस जो भी आया हमारे पास एक में रिकॉग्नाइज़ करना है जर्नल एंट्रीज़ में, और दूसरे में हमारे को रिकॉग्नाइज़ नहीं करवाना। तो अब यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ, अच्छा, ये जो मैंने बच्चों वाली राइटिंग में लिखा है ना, वो मैंने अभी पिछले उसमें ज़रा वीडियो बनाई थी, तो उसके अंदर मैं लिखते हुए बताई थी। तो मैंने जो लिखा ना, ये तमाम तो राइटिंग ड्यूरिंग हमारे पास वीडियो बनाई थी, जो कि तमाम तो मैंने डिलीट कर दी, बिल्कुल भी सही नहीं बनी थी वीडियो, और बहुत ज़्यादा शुरू था। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं, अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आईता कितनी प्यारी राइटिंग हुई है, बिल्कुल राइटिंग में मजा आइएगा, समझने में कॉन्सेप्ट पे। हाँ भाई, पता है मुझे मशीन के उसमें ई नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी आपने समझने से ताल्लुक़ रखना है, क्योंकि थोड़ा जल्दी में मैं काम किया था मैंने, इसलिए कुछ ऐसा काम हो गया। जल्दी का काम शैतान का काम होता है, इसलिए राइटिंग भी ऐसे हुई। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो मेथड था मशीन ए का, तो इन्होंने कहा था स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, ये खुद पर्चा कह रहा है, मैंने नहीं कहा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड का हमारे पास फॉर्मूला है, कुछ ऐसा होता है कि कॉस्ट में से माइनस करते हैं सैलवेज वैल्यू को अपॉन लाइफ। हमारे पास कॉस्ट मौजूद है सवाल में ही, सैलवेज वैल्यू में हमारे पास सैलवेज वैल्यू मौजूद नहीं है। तो अब आपने दिमाग ख़राब कर दिया सबका कि भाई सैलवेज वैल्यू तो हमारे पास मौजूद ही नहीं है। तो अब आपने ज़रा क्वेश्चन का गौर से पढ़ना है कि 20% ऑफ कॉस्ट लिखा हुआ है, यानी कि कॉस्ट का 20% सैलवेज वैल्यू का है। तो अब 3,50,000 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 20% से, तो हमारे पास आंसर आएगा 70,000 रुपये, जो कि हमने यहाँ पर फॉर्मूले के तहत हमने वो मतलब क्या बोलते हैं इसको, अपना लगा दिया इसको, जहाँ पर फॉर्मूला जहाँ पर जिसको जहाँ पर ठोकना था हमने वहाँ पर ठोक दिया। तो हमारे पास आंसर कुछ ये आया। 10 कहाँ से आया, लाइफ हमारे पास 10 है, फॉर्मूला क्या है, क्या कॉस्ट में से माइनस करें सैलवेज वैल्यू को अपॉन लाइफ, हमारे पास आंसर आ गया 28,000 रुपये, ठीक है। अभी आंसर यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि आपने देखा कि रिक्वायरमेंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालनी है तीनों सालों की, 2014, 2015, 2016। अब आपने मशीनें देखा कि हमने 30/6/2014 को हमने मशीन परचेज़ की है, यानी 30/6/2014, यानी कि हमारे पास मतलब अब हम काउंट करेंगे 6। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 महीने तो गुजर गए। अगर 1/6/2014 होता तो हमने परचेज़ की होती तो हमारे पास 7 महीने होते, लेकिन अब यहाँ पर डेट हमारे पास महीने का आखिरी है। तो अब उस वाले महीने को अब जिससे एक से मैं गिनती हूँ, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि छठा महीना हमारे पास जून का है। जून की 30 को हमने परचेज़ की है मशीन ए। तो अब हमारे पास जून तो पूरा गुजर गया, तो अब हम जून को काउंट नहीं करेंगे। जून के बाद कौन सा महीना आता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हमारे पास कितने महीने हुए, 6 महीने बचे। तो अब हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस तरीके से निकालेंगे, हम तीनों के तीनों महीने लिख दे, तीनों साल हम लिख देंगे 2014, 2015, 2016। अब हमने क्या किया, हमारे पास 2014 की हमारे पास डेट लिखी हुई है इतनी। तो अब हम क्या करेंगे, 2014 को 28,000 रुपये जो हमारे पास आंसर आया था, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6/12 से। 6 हमारे पास महीने बचे थे इसके, और हमने मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 12 इसलिए किया क्योंकि हमारे पास साल में 12 महीने होते हैं। फिर जब हमने इसको इक्वल्स टू किया, हमारे पास आंसर आया 14,000
रुपये। 2015-2016 का इस वाले मशीन ए में जिक्र नहीं था, तो वो हमारे पास मतलब साल के स्टार्टिंग से ही शुरू हुआ था और साल के आखिरी में ही ख़त्म हुआ था। तो वो हम एज इट इज़ 28,000 रुपये एज इट इज़ उसके वहीं पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। अगर यहाँ पर हमारे पास मशीन ए में लिखा होता है कि 2015 का वो इस वाले महीने से इस वाले महीने तक होता, तो हम आगे कैलकुलेशन करते हैं, वरना 2015-2016 का हम एज इट इज़ मशीन ए के उसमें लिख देंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन हमारे पास हुई 2014 की, क्योंकि क्वेश्चन में ही यहाँ पर लिखा हुआ था कि हमने 30/6/2014 को हमने परचेज़ की थी मशीन। ठीक है जी। अब देन हमारे पास यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब हमने किया मशीन बी का काम, जिसमें डिमिनिशिंग बैलेंस का है। तो डिमिनिशिंग बैलेंस का हमेशा जो फॉर्मूला होता है, एनुअल डेप्रिसिएशन मालूम करने का क्या तरीका होता है, एनुअल डेप्रिसिएशन मालूम करने का तरीका यानी हमारे पास जो इसका जो फॉर्मेट होता है कि ईयर होता है, ईयर का कॉलम बनता है, कॉस्ट और बुक वैल्यू का कॉलम बनता है, रेट का कॉलम बनता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का बनता है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बनता है और बुक वैल्यू का हमारे पास वो कॉलम बनता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि हमारे को एनुअल डेप्रिसिएशन यानी हमारे पास डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं रेट से, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनता है। और बुक वैल्यू यानी कि बुक वैल्यू जब हम निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि कॉस्ट में से माइनस करते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स को, तो हमारे पास बुक वैल्यू निकलता है। ये जस्ट मैं सिंपल आप लोग को बताने के लिए, ताकि आप लोग को आसानी हो कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से और हमारे पास बुक वैल्यू निकलता है इसको इससे माइनस करने से। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो हमारे पास लिखा हुआ था एज इट इज़ हमारे पास कॉस्ट लिखी हुई है, हमारे पास सेल्वेज वैल्यू लिखा हुआ है और आपने ये क्या देखा कि यहाँ पर जो मशीन बी का जो जहाँ पर हमने परचेज़ की है मशीन, तो वो हमारे पास साल के मतलब 1 जनवरी से ही हमारे पास इसकी डेटिंग है। तो हमारे पास डेट जिसका है 1 जनवरी से ही है, तो हमारे पास इसमें किसी और फर्दर कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा हमारे पास आंसर। हमारे पास कॉस्ट है, सेल्वेज वैल्यू है और लाइफ भी हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पर इसमें जो होता है लाइफ नहीं होती, इसमें रेट कहलाता है। ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस में अब हम क्या करेंगे, ईयर में ईयर जो है 2014 तो नहीं होगा, 2015 का और 2016 का, क्योंकि हमारे पास साल मशीन ए में ही 2014 था, तो जाहिर सी बात है फिर 15 और 16 बाद में आता है। अब 2015 ही यहाँ पर हमारे पास हमने परचेज़ किए, तो हम प्रीवियस में तो जा नहीं सकते 2014, तो हम 2015 और 2016 की हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने दोनों के दोनों ईयर दोनों के दोनों लिख दिए। अब हम कॉस्ट जो हमारे पास है 2015 की, वो कॉस्ट हम लिख देंगे यहाँ पर, रेट हम लिख देंगे जो इसमें लिखा हुआ था, रेट हमने लिख दिया। इसको जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास इसका ये आया। अब हमने एज इट इज़ हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्टार्टिंग की जो होती है वो हमेशा सेम हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला ही लिख देते हैं। फिर अब हम क्या करेंगे, बुक वैल्यू को मालूम करने के लिए हमारे को क्या करना होता है कि कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलो या अलाउंस और डेप्रिसिएशन बोलो। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 3,60,000 रुपये। और हमेशा डिमिनिशिंग बैलेंस में क्या होता है, जो वैल्यू बुक वैल्यू में आती है वही वैल्यू हम लोग जो कॉस्ट और बुक वैल्यू होती है जो हमारे पास ये वाला कॉलम होता है उसमें लिखी जाती है। 2016 के उसमें हमारे पास कॉस्ट तो मौजूद नहीं थी या बुक वैल्यू, तो अब हमारे पास जो आंसर आया बुक वैल्यू का वो हमने इसकी कॉस्ट और बुक वैल्यू में लिख दिया। रेट वही आएगा जो हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद था 10%, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास ये आया। अब हमारे पास इस वाली एक्यूमुलेटेड को, जो कि पहली वाली जो 2015 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस और डेप्रिसिएशन था, उसको हमने ऐड किया इस वाले डेप्रिसिएशन से जो हमारे पास नया 2016 का आया है। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 7,600,000। अब हम क्या करेंगे, हम इस कॉस्ट बुक वैल्यू से माइनस नहीं करेंगे इस वाली वैल्यू को, क्या तब बुक वैल्यू निकालने के लिए हम इस वाली कॉस्ट को इस वाले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से माइनस नहीं करेंगे, बल्कि जो कॉस्ट और बुक वैल्यू जो क्वेश्चन में मौजूद थी जो कि हमारे पास 4 लाख रुपए थी, उसी वाली वैल्यू से हम इस वाली वैल्यू को माइनस करेंगे ताकि हमारे पास बुक वैल्यू निकले। समझ आई? हमने बुक वैल्यू जो हमारे पास 2015 की निकली थी डिमिनिशिंग बैलेंस में हमेशा वही वाली पुट करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए कॉस्ट और बुक वैल्यू में उसकी, लेकिन जब हमारे पास बुक वैल्यू निकालने की बारी आती है तो हम हमेशा जो स्टार्टिंग जो क्वेश्चन में जो हमारे पास कॉस्ट और बुक वैल्यू लिखी होती है 4 लाख रुपया जो भी लिखी होती है उसको हम माइनस करते हैं इस वाले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या इसको अलाउंस और डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। तो हमारे पास निकल आई। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन बी भी हमारे पास जो हो गया है वो कंप्लीट, यानी हमारे पास हमने ये दोनों के दोनों हमने मशीन सॉल्व कर ली है। अब हमारे पास बारी आती है सेकंड वाला जो हमारे पास है कि हमारे पास एक मशीन थी जो कि हमारे पास इसी की मालियत जो थी 4,50,000 रुपये, साथ में इसके अलाउंस और डेप्रिसिएशन इतना था। हमने एक और नया एक मशीन के साथ हमने इसको तब्दील कर दिया जो कि 3,20,000 रुपये थी, जबकि इसका ट्रेड अलाउंस तय पाया था हमारा 99,000 रुपये। तो ये हम करेंगे कुछ इस तरीके से। इसको बनाने का तरीका क्या होता है कि मशीन ओल्ड जो थी 4,50,000 रुपये,
कहाँ गई 4,50,000, ठीक है। ओल्ड मशीन को माइनस कर देंगे, उसमें लेस कर देंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, यानी पुरानी मशीन का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना था उसको हम जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कहलाएगा बुक वैल्यू। फिर लेस कर देंगे जो नई वाली मशीन का ट्रेड इन अलाउंस जो था, जो मतलब मशीन का ट्रेड इन अलाउंस जो था ओल्ड मशीन के साथ जो तय पाया था 99,000 रुपये, वो हम लिख देंगे, इसमें लेस कर देंगे। जब भी अमाउंट हमारे पास माइनस में आती है तो वो गेन कहलाती है, जब वो ऐड में आती है तो वो हमारे पास लेस कहलाती है। यहाँ पर मैं लिखूँ, यहाँ पर मैं इसको माइनस का साइन दूंगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको जब हमारे पास कैलकुलेशन करेंगे जाहिर सी बात है कि ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, तो माइनस में ही आएगा साइन वैल्यू। तो अब मैं क्या करूँगी, उसको माइनस में इंडिकेट नहीं करूँगी, ब्रैकेट नहीं डालूँगी, बल्कि जो माइनस होगा उसको मैं गेन करूँगी, और जो हमारे पास आंसर ऐड आता है, यानी हमारे पास अगर ऊपर की वैल्यू बड़ी और नीचे की वैल्यू छोटी आती है और आंसर हमारे पास एडिशन वाला आता है, यानी हमारे पास जो नॉर्मल आंसर आता है तो वो हमारे पास लेस पे आ जाएगा, और अगर कोई माइनस में आंसर आता है वो हमेशा गेन पे जाता है। फिर हमारे पास कैश पेमेंट मालूम करते हैं इसी डेप्रिसिएशन में हमारे पास। तो मशीन जो न्यू हमारे पास जो उसकी थी तो वो हमारे पास 3,20,000 रुपये थी, उसको हमने माइनस कर दिया ट्रेड एंड अलाउंस जो कि 99,000 रुपये, तो हमारे पास जो आंसर आया वो कैश पेमेंट आया। अब हमारे पास अब हमने क्या करना है, अब हमने सारा का सारा ये भी सॉल्व कर लिया, इसका ये पूरा का पूरा। अब हमारे पास एक में हम 2 जर्नल एंट्रीज़ बनानी है, एक में रिकॉग्नाइज़ करना है कि लॉस और गेन, और दूसरे में नहीं रिकॉग्नाइज़ करवाना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि मशीन न्यू और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि इस वाले उसमें से हमारे पास आते हैं, मशीन का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और मशीन न्यू वो हमेशा डेबिट साइड पर आते हैं। गेन हो गया मशीन ओल्ड हो गया, और कैश पेमेंट हो गया वो हमेशा डेबिट क्रेडिट साइड पर आती है, तो वो हमने लिख दी। हमारे पास गेन कितना आया था 18,000 रुपये, हमारे पास मशीन ओल्ड कितनी थी वो थी हमारे पास 4,50,000 रुपये, कैश पेमेंट हमारे पास कितनी थी वो इतनी आ गई, मशीन न्यू हमारे पास कितनी थी वो इतनी आ गई, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो हमारे पास था वो इतना आ गया। दोनों के दोनों वैल्यूज़ जो होती हैं हमारे पास सेम आनी चाहिए ताकि हमारे पास दोनों आंसर इक्वल आएँ। एक में हमने कर दिया गेन मालूम, एक में हमने रिकॉग्नाइज़ करवा दिया कि गेन इतना आया था। अब दूसरी जो हम एंट्री बनाएंगे उसमें हम नहीं लिखेंगे गेन, लेकिन अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास गेन की अमाउंट थी, गेन की अमाउंट हमारे पास कितनी थी 18,000 रुपये, अब हम वो मशीन न्यू के साथ माइनस कर देंगे। मशीन न्यू की जो हमारे पास वैल्यू थी 3,20,000 रुपये, उसमें से हम माइनस कर देंगे 18,000 रुपये, तो हमारे पास आंसर ये आया। फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वही जो हमारे पास प्रीवियस उसमें आया था वही हमने एज इट इज़ लिख देना है, मशीन न्यू और कैश पेमेंट वही लिख देनी है, बस सिंपल। हमारे पास हमने कैश पेमेंट नहीं लिखी जो कि हमने माइनस कर दी मशीन न्यू के साथ, ताकि दोनों के दोनों आंसर हमारे पास सेम आए, क्योंकि अगर हम कैश पेमेंट हटा देते तो हमारे पास आंसर ऊपर नीचे हो जाते। तो अब हम क्या करते हैं, मशीन ओल्ड में मतलब डेबिट साइड क्रेडिट साइड जो हमारे पास गेन आया था वो हमने माइनस कर दिया मशीन न्यू के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया दोनों का सेम। होपफुली समझ आया हो, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन अगर आपने पूरी की पूरी देखी तो यार कमाल हो। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।